जुले बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 3, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं थ्योरम एक्सरसाइज 5.1 का थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम पढ़िए बच्चों। सपोज f and g are two real functions continuous at a real number c, then f plus g is continuous at c, f minus g is continuous at c, f multiplied by g is continuous at c, f divided by g is continuous at c, and g of c should not be equal to 0। ये क्या कह रहे हैं बच्चों? इफ अगर f and g are two real functions है, दोनों कंटिन्यूअस है c पॉइंट पे, तो इसका सम भी कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, और इसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट c, एंड उसका क्वोशंट मतलब f डिवाइड बाय g, द क्वोशंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट c। लेकिन यहाँ पे g of c should not be equal to 0, क्योंकि g of c अगर 0 हो तो ये क्वोशंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो लेते हैं हम फर्स्ट को थोड़ा प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, f प्लस g को इस कंटिन्यूअस शो करना है बच्चों। f प्लस g क्या करना है, कंटिन्यूअस शो करना है। लेते हैं हम लिमिट इसका, लिमिट x अप्रोचिंग टू c, f plus g of x, this is equal to limit x approaching to c, f of x plus g of x। ये डिफिनेशन ऑफ f प्लस g से आ रहा है, तो डिफिनेशन ऑफ लिमिट से हमें मिलेंगे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू c, ये आया f ऑफ x, इस पे हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू c, g ऑफ x बच्चों। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, fx और gx दोनों कंटिन्यूअस है एट c पे। तो कंटिन्यूटी से हमें पता है अगर ये फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है तो इट इज इक्वल टू f ऑफ c, है कि नहीं? तो प्लस दिस फंक्शन इज g फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c, तो दिस लिमिट कैन बी is equal to g of c। ठीक है बच्चों, तो f प्लस g के डिफिनेशन से हमें पता है f प्लस g of c। तो क्या आया बच्चों, हमें लिमिट x अप्रोचिंग टू c, f प्लस g of x is equal to f प्लस g of c। इसका लिमिट लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन आया, वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट c। इसका मतलब क्या हुआ, f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट c। ओके बच्चों, तो यहाँ से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिस इज योर होमवर्क, अब प्रूफ कीजिए। नाउ थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? थ्योरम नंबर 2 कहता है सपोज f and g are real valued functions such that f of g is defined at c. If g is continuous at c and f is continuous at g of c, then f of g is continuous at c। ये क्या स्टेटमेंट देता है, ये डायग्राम को देख लीजिए आप। If g is a function from set a to b and f is a function from b to c, f of g क्या है बच्चों, f of g is the composition function of the functions g and f। तो f of g a function from set a to set c। तो ये थ्योरम कहता है अगर g कंटिन्यूअस है c पे, तो यहाँ पे इमेज आएगा g of c। ठीक है बच्चों, तो f अगर g c पे कंटिन्यूअस है तो f फंक्शन g ऑफ c पे कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ g भी कंटिन्यूअस है c पे। ठीक है बच्चों, तो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज f ऑफ x कोई फंक्शन है sin ऑफ x स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन में हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो स्क्वायर फंक्शन है, दूसरा साइन फंक्शन है, तो f of x can be written as the composite functions of two functions। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों f of x can be written as g of h of x, this is equal to g of h x। जैसे मैंने लिया यहाँ पे देखिए आप, सेट a
एंड सेट बी, सेट ए टू बी पे फंक्शन h लिया है, तो सेट बी टू सी पे फंक्शन g लिया है। ठीक है बच्चों, तो hx क्या आएगा, hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, hx क्या आएगा, hx इज वेयर hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और g ऑफ x कोई भी जहां पे एलिमेंट अगर है तो उसे हम डिनोट करते हैं g ऑफ x, g ऑफ x आएगा साइन फंक्शन है तो दिस इज साइन x, तो g ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x कैन बी रिटर्न है g ऑफ hx, g ऑफ hx, g ऑफ क्या बच्चों, hx है हमारा x स्क्वायर, दिस इज साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या कहता है, थ्योरम कहते हैं अगर कोई भी फंक्शन इस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो दूसरा फंक्शन इसके इमेज पे कंटिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी। तो इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम इस थ्योरम को यूज करके लिख सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। थ्योरम सिर्फ यूजिंग थ्योरम टू नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको पहले से पता है, तो साइन फंक्शन भी आपको पहले से पता है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन ऑफ x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by f of x equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, fx equal to bx plus 3 if x is greater than 3। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3, अगर ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो a और b जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x दिया है तो उसमें क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन लेते हैं हम क्या, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b में क्या रिलेशन हो सकते हैं वो हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका आएगा the given function is f of x is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 3 पे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट x लेस देन 3 के लिए fx क्या है बच्चों, ax प्लस 1। ये लिमिट पुट करें तो क्या आ रहा है, ax इज 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा 3a प्लस 1, सॉरी 3a प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट fx का वैल्यू x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है बच्चों, bx प्लस 3। तो ये आ रहा है आपका लिमिट पुट करने पे b इंटू 3 इज 3b, 3b प्लस 3, दिस इज नंबर 2। तो अब हम लेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या है बच्चों, x इक्वल टू 3 के लिए ax प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कीजिए 3, दिस इज 3a प्लस 1, दिस इज नंबर 3। तो since the function is given to be continuous at x equal to 3, तो हमारा आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए since the function is continuous at
x इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या आ रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है बच्चों, दिस इज 3a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3 क्या है बच्चों, f ऑफ 3 क्या आया, ये भी आया हमारा 3a प्लस 1। ठीक है बच्चों, इससे हम a और b के लिए सॉल्व करेंगे। क्या आया बच्चों हमारा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 1, ये दोनों तो सेम है तो हम एक ही लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो इसमें से हम रिलेशन निकालेंगे a और b का, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1 दैट इज प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो 3 को हम उस साइड डिवाइड के लिए ले जाएंगे, a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 डिवाइड बाय 3, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाय 3, दिस इज b प्लस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस एट 3 होने के लिए a और b के बीच में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3 है बच्चों। ओके अच्छा बच्चों, नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शायद आपने रिलेशंस एंड फंक्शन में किया होगा, फिर भी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, वेयर दिस x greatest integer function denotes the greatest integer less than or equal to x। तो जैसे आपके मन में पहले आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कोई होता ही नहीं है, इंटीजर मतलब इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, तो लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एनी पर्टिकुलर नंबर तो होते हैं बच्चों। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, greatest integer less than or equal to 2 is that is 2, less than or equal to 2 अरे that is 2। ठीक है बच्चों, तो greatest integer function of अगर हम कोई रियल नंबर लेंगे 1.5, तो इसका क्या आएगा बच्चों, अब इंटीजर नंबर पे थोड़ा देख लीजिए। इंटीजर नंबर पे जैसे हमारा है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 -2 एक्स्ट्रा, तो 1.5 यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो 1.5 कोई इंटीजर है क्या, नहीं है, 1.5 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 1.5 से छोटे नंबर इंटीजर्स जितने भी है उसमें से सबसे बड़े इंटीजर को कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5। तो इसमें से इंटीजर छोटे तो 1, 0, -1 -2 बहुत सारे हैं, तो इसका इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट क्या आएगा बच्चों, दिस इज 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 इज 1। ठीक है बच्चों, तो उस तरह से जैसे अगर हम -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो -1.5 का क्या आएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.5 का आएगा आपका -2। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ थोड़ा आप देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को हम डिनोट करते हैं अलोंग द x एक्सिस, y को डिनोट करते हैं y, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अलोंग द y एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो जैसे 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 इज इंटीजर तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं 1 1। ठीक है, तो 1.5 का उसका भी क्या आएगा हमारा 1, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं जितने भी नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा, तो उसका हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अगर हम 2 की बात करें तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 का हम ऑर्डर पेयर प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह से इसमें जितने भी नंबर आएंगे बिटवीन 2 and 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। 2 तो यहाँ पे ग्राफ आ गया इसका, लेकिन 3 का तो 3 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक जंप आ रहा है, तो इस ग्राफ को
अच्छी तरह से देख लीजिए आप। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मैंने लिया है -1.5, -1.5 उसका आ रहा है -2, ठीक है बच्चों, -2 सॉरी यहाँ पे है -2, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब एट इंटीजर्स, ठीक है। जैसे 1 पे इंटीजर है तो यहाँ पे ग्राफ इसका जंप हो रहा है, तो बिटवीन 1 एंड 2 ये कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन 2 पे पहुंचते ही इसका ग्राफ यहाँ से जंप हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इज 2, ठीक है बच्चों। तो बिटवीन 2 एंड 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 2, तो इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होता है, ठीक है। तो 3 पे जंप हो रहा है, तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, the greatest integer function is discontinuous at every integral points, ठीक है बच्चों। हर एक इंटीजर पे पहुंचते ही ग्राफ में हमें जंप आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो greatest integer function is discontinuous at every integral points, ओके बच्चों। तो इसको आपको आएगा क्वेश्चन भी, proof that the greatest integer function is continuous or discontinuous extra, तो इसको आपके टेक्स्ट बुक उसमें एनसीईआरटी के बुक्स में सॉल्व करके दिया हुआ है अलजेब्रिकली, तो ग्राफ में थोड़ा समझा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। show that the function defined by g of x equal to x minus greatest integer function of x is discontinuous at all integral points. Here this denotes the greatest integer function less than or equal to x. तो इस पे क्या है बच्चों, गिवन फंक्शन है हमारा, गिवन इज g of x हमारा गिवन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, दिस इज द गिवन फंक्शन। हम कोई इंटीजर नंबर लेंगे n बिलोंग्स टू n, तो हम इसको क्या करना है बच्चों, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है इस फंक्शन को, तो इसलिए कोई इंटीजर लेंगे हम n बिलोंग्स टू n, तो लिमिट लेते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज लिमिट x approaches to n from left f of g of x, g of x is equal to limit x approaches to n from left, फंक्शन क्या है बच्चों हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन gx, ठीक है बच्चों। तो इस पे लिमिट के डिफिनेशन से हम अलग करते हैं, लिमिट x approaches to n from left x, ठीक है, माइनस लिमिट x approaches to n from left ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो x की जगह हम n पुट करेंगे, माइनस अब ये क्या आ रहा है, लिमिट x approaches to n from left ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है बच्चों। कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, जैसे n है, इससे प्रीवियस वाला इंटीजर क्या आएगा, n -1 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू n को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट से, तो इसका कोई भी यहाँ पे नंबर x है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पे तो इंटीजर नहीं है क्योंकि n को अप्रोच कर रहा है x फ्रॉम लेफ्ट से, तो इसका वैल्यू आएगा n-1, ठीक है बच्चों। इसका प्रीवियस इंटीजर दिस इज n-n + 1, n-n0, दिस इज 1, ठीक है। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x approaches to n from right g of x, this is equal to limit x approaches to n from right gx की जगह है x minus greatest integer function of x, this is equal to limit x approaches to n from right, x पे अलग लिमिट ले लो बच्चों, माइनस लिमिट x approaches to n from right greatest integer function of x, ये आया आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x when x approaches to n from right, जब x अप्रोच करता है n को फ्रॉम राइट से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n आएगा बच्चों, दिस इज यहाँ पे आया आपका n
माइनस n, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा क्या 1, ठीक है बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट क्या आया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पे हमने कोई नंबर लिया इंटीजर n जिस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है बच्चों, द फंक्शन gx is discontinuous at all integral points। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 4 का हमने कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अभी हम लेते हैं कोसेकेंड फंक्शन जिसे हम कहते हैं कोसेक। लेट f ऑफ x इक्वल टू कोसेक x, ठीक है बच्चों। तो कोसेक x कौन से फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू कोसेक x। तो यहाँ पे इस फंक्शन का x का वैल्यूज क्या क्या रहेगा वो हम देखेंगे। x के वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर्स में से वो नंबर्स नहीं लेंगे जिसके लिए साइन x 0 हो, इसलिए डोमेन इसका होगा r माइनस x। x कोई नंबर है सच दैट साइन x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर साइन x 0 है तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो दिस कैन बी रिटर्न एज r माइनस, अब देखिए साइन x नॉट इक्वल टू 0 कौन से नंबर के लिए होंगे, इस ग्राफ पे थोड़ा गौर कीजिए। तो ये मैंने साइन x का ग्राफ लिया है y इक्वल टू साइन x। इसमें साइन x का जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो इसका x का वैल्यू जिसे हम एंगल्स कहते हैं, एंगल्स हम लेंगे along the x एक्सिस। तो y इक्वल टू साइन x along the y एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो साइन 0 आपको पता है साइन 0 0 आता है, साइन पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 आता है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन पाई क्या आता है 1 आता है, तो साइन पाई 0 आता है, सॉरी साइन पाई क्या आता है 0, ठीक है। तो साइन पाई 0 तो यहाँ पे आया, ठीक है। साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, ठीक उसी तरह साइन 2 पाई इज 0, ठीक है। तो साइन माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1, साइन माइनस पाई इज 0, साइन माइनस 3 पाई बाई 2 इज 1। तो अब इस ग्राफ को देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे साइन 0 है बच्चों, कहाँ कहाँ पे साइन 0 है, 0 पे साइन 0 है, ठीक है, पाई पे है, 2 पाई पे है, माइनस पाई पे है, माइनस 2 पाई पे है। इसका मतलब इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर मल्टीप्लाइड बाय हम पाई करेंगे तो वहां पे साइन 0 आते हैं, ठीक है बच्चों। तो r माइनस x की जगह हम क्या लेंगे, n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ओके। तो डोमेन क्या रहेगा इसका फंक्शन का वैल्यू, कोई भी नंबर रियल नंबर सच दैट उसमें से n पाई को हमने नहीं लेना है, n पाई माइनस करना है, ठीक है। तो लेट कोई नंबर c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम लिमिट्स लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx क्या है बच्चों 1 अपॉन साइन x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आया आपका 1 अपॉन साइन c, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमने यहाँ पे पुट किया 1 अपॉन साइन c। अगर फंक्शन का वैल्यू एट c लेंगे तो दैट इज f ऑफ c, f ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c। c इज एनी नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आया लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c, f ऑफ c भी 1 अपॉन साइन c आया। तो these two things are equal। अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों, ये जैसे y इक्वल टू साइन x, हमने अभी वाला फंक्शन जो फंक्शन था हमारा fx इक्वल टू कोसेक x थे, कोसेक x को हमने लिया था 1 अपॉन साइन x का। तो हमने इसका डोमेन का वैल्यू लिया था जिसपे
साइन एक्स 0 नहीं हो, ठीक है बच्चों। या तो आप ले सकते हो जिस पे कोसेक एक्स नॉट इन्फिनिटी हो। तो कोसेक एक्स नॉट इन्फिनिटी कहाँ पे आता है? जहां जहां पे साइन 0 होता है। जैसे साइन पाई पे 0 होता है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। तो यहाँ पे आया है कोसेक एक्स पे पाई पे कोसेक एक्स का ग्राफ नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे डैश डैश लगाया है बच्चों। तो ठीक उसी तरह जैसे माइनस पाई पे भी कोसेक एक्स डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ग्राफ भी हमने बनाया है, डैश डैश करके लगाया है। दिस मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड हियर। तो बाकी एवरी डोमेन पे इस कोसेक एक्स का ग्राफ क्या आएगा बच्चों? कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन पाई पे पहुंचते ही, माइनस पाई पे पहुंचते ही, 2 पाई पे पहुंचते ही ये ग्राफ इन्फिनिटी को टर्न करेगा बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक। अब कोई फंक्शन दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, एट इंडिकेटेड पॉइंट्स पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकलना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी लेंगे हम इसको। द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू kx plus 1 if x is less than equal to pi cos x if x is greater than pi. This function is continuous at x equal to pi. x equal to pi हमें इंडिकेट किया है, तो x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकलना है। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई फ्रॉम लेफ्ट fx, दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई फ्रॉम लेफ्ट, x लेस देन पाई के लिए क्या है बच्चों? kx प्लस 1। ठीक है, ओके, x का वैल्यू पाई पुट करते हैं, तो दिस इज k पाई प्लस 1। ठीक है, ओके, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x approaching to pi from right f of x, this is limit x approaching to pi from right, x greater than pi के लिए this is cos of x, cos of x लिमिट पुट करेगा तो this is cos of pi, cos pi पे वैल्यू क्या आता है बच्चों? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, और एंड the value of the function at pi is equal to x equal to pi के लिए this is k pi plus 1। दिस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई तीनों इक्वल होगा, तो हम लेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों? k pi plus 1 is equal to -1। दिस इज ऑल्सो k pi plus 1, इसको ना लेने से भी चलेगा। दिस इज k pi is equal to -1, दिस इज -2। ओके, पाई k का वैल्यू आया हमारा -2 डिवाइड बाय पाई। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जूली। जुले बच्चों, तो कल हमने चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारा लाइफ साइंस पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक्स में से, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो कल हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से हमने कल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। राइट, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वी हैव two modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition। autotrophic में हमने photosynthesis के बारे में पढ़ा, और heterotrophic mode of nutrition में हमने पढ़ा था कि saprophytic mode of nutrition होता है, parasitic mode of nutrition होता है, और holozoic mode of nutrition होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। राइट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बेसिकली हमारा दो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो ये दोनों मिलके टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस, और हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दीज टू
with these two aspects human digestive system is पूरा हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है, राइट। तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि since human beings have holozoic mode of nutrition, तो holozoic mode of nutrition में स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मैंने यहाँ पे ये आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें वेरियस पार्ट्स है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, राइट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों? ग्लैंड्स आर organs in the body which secrete particular chemical substances for use in the body, ठीक है। ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं और यहाँ पे क्या सीक्रेट होता है ग्लैंड से? यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होता है, हम जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेन हमारा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास है। ये तीनों मेन ग्लैंड्स जो है जिसके वजह से जिसके हेल्प से बॉडी में ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स एट एनस। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स है जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस से, राइट। सो ऑल द डिफरेंट पार्ट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके हेल्प से डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे बॉडी में, ओके। और जिसके हेल्प से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलता है, जिसके वजह से वी कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ठीक है। तो जब हम ये जो mouth है, this mouth helps in ingestion, right? Whenever we take the food, with the help of mouth, इसको हम ingestion कहते हैं। As मैंने आपको processes steps बताए थे holozoic nutrition में। So first जो mouth में food intake करने का step होता है उसको हम ingestion कहते हैं, and this happens in the mouth, which is also known as buccal cavity. Mouth which is also called as buccal cavity, ठीक है। बकल कैविटी में क्या होता है? आपको पता है बकल कैविटी में we have teeth, right? We have tongue, okay? So ये जो before the food is swallowed and taken to the stomach, we have to mash the food properly ताकि वो अच्छे से esophagus से जा सके। So यहाँ पे क्या होता है? In the mouth, in the buccal cavity, these teeth and tongue help in the mastication of food, right? The food is properly masticated in the mouth with the help of teeth, right? So we have four types of teeth which are known as incisors, okay, canines, all right, premolars and molars, okay। ये जो types of teeth है we have in our mouth helps in the mastication of food. ये mastication of food जरूरी होता है क्योंकि before swallowing we have to make the food softer, okay। तो incisors का types of teeth में incisors का काम क्या होता है? To cut the food, okay, to cut the food, incisors food को cut करता है। Canines tear करता है। Canines as you can see these are the थोड़ा sharp होता है and ये help करता है tearing of food, okay, tears the food, ठीक है, okay। And then we have premolars and molars which helps to crush the food, okay। ये food को crush करने में help करता है और with this types of teeth the food is being masticated and उसके बाद
टंग जो है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ओके, मस्कुलर ऑर्गन इन आवर माउथ, इन आवर बकल कैविटी, जिसके वजह से फूड जो है टीथ से तो क्रश हो गया, मैस्टिकेट हो गया, फिर टंग इसको माउथ में मूव अराउंड करने में हेल्प करता है, ओके। One more important fluid that is in our buccal cavity, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हमारा फेवरेट खाना हमें दिखने को मिलता है या फिर उसका स्मेल हम सूंघते हैं, तो what happens? Our mouth starts watering, right? So ये जो water है, that is actually saliva, which is produced secreted in our buccal cavity by the salivary gland, ओके। salivary gland जो मैंने बोला था, gland जो organ होते हैं जिसे secretions होते हैं जिससे digestion में help होता है, right? So one of the important secretion of salivary gland is saliva, and saliva जो है हमारे मुंह में खाने को before going into the esophagus and stomach, ये saliva जो है help करता है digestion में। So digestion basically starts from the mouth itself, स्टार्ट हो चुका होता है जब बिफोर इट रीचेस स्टमक एंड इसोफेगस, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, इसमें वी हैव एन एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ओके, सलाइवरी एमाइलेज। अब एंजाइम्स क्या होता है बच्चों? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में या ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली दीज आर बायोकैटलिस्ट, ओके, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जो क्या करता है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, राइट। कैटलिस्ट, एज यू ऑल नो दैट कैटलिस्ट केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, वो रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। सो हमारा फर्स्ट एंजाइम हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सलाइवरी एमाइलेज, एंड सलाइवरी एमाइलेज हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है इन द माउथ इटसेल्फ, माउथ से ही शुरू हो जाता है सिंपल शुगर्स में, ठीक है। तो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, ओके, इन द बकल कैविटी इटसेल्फ, ठीक है। तो so now we know that mouth buccal cavity में we have teeth, we have tongue, and we have an important fluid which is saliva, जिसमें salivary amylase होता है। From the mouth the food needs to be transported to the stomach, okay. The masticated food needs to be transported to the stomach, and this is done with the help of esophagus, all right. Esophagus is also known as food pipe, okay, food pipe. Now what is esophagus? Esophagus is a muscular tube about 25 centimeter long with opening at each end, okay, each end. The function is to transport food and fluid from the mouth to the stomach, ठीक है। फूड जो है या नीचे आने के लिए one type of movement is peristaltic movement हेल्प करता है, जो फूड है माउथ से स्टमक में आने के लिए इसोफिगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड नीचे आता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, और इसके हेल्प से जो माउथ से खाना होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक में आता है। The food after being transported from the esophagus reaches stomach, okay. Stomach is a thick walled bag like structure जो हमारे body में present है, और it receives food from one end and अदर एंड में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है, ठीक है, स्टमक में। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। तो इन
गैस्ट्रिक एंजाइम्स में जो भी एंजाइम्स होता है उसके वजह से स्टमक में जो फूड जाता है वो डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है. ओके, तो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने अभी बोला था कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस सीक्रेट होता है और गैस्ट्रिक एंजाइम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है जिससे कि ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन है वो काम करना, एक्शन करना, उसमें एक्शन करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और वो इन्वायरमेंट ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है. ठीक है, ऑल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो लाइक हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होता है उसको भी किल करने में हेल्प करता है. ऑलराइट, एंड नाउ म्यूकस इज ऑल्सो वन ऑफ द secretions in stomach. और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है HCl, in case HCl, because HCl is a very strong acid, so वो स्टमक के इनर लाइनिंग को हार्म कर सकता है. सो म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग गेटिंग हार्म्ड. ठीक है, और गैस्ट्रिक एंजाइम जो हमने पेप्सिन पढ़ा था, जो HCl कंडीशंस क्रिएट करता है पेप्सिन के एक्ट करने के लिए. और पेप्सिन किस पे एक्ट करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्मॉलर प्रोटीन्स में ब्रेक करता है. ओके, लाइक सिंपल प्रोटीन्स में ब्रेक करता है. जो प्रोटीन्स खाने में, कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं जिसमें जो ऑलरेडी थोड़ा सा डाइजेस्ट होके माउथ से आया है और जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को पेप्सिन जो एंजाइम है जो स्टमक सीक्रेट करता है वो स्मॉल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, करने में हेल्प करता है प्रोटीन्स. ठीक है, फ्रॉम द स्टमक द फूड विच इज पार्शियली डाइजेस्टेड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन आप यहाँ देखेंगे. और इसको फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लाने के लिए स्फिंक्टर मसल्स, राइट, स्फिंक्टर मसल्स हेल्प करते हैं. ये क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट्स में फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लाते हैं. ऑलराइट, और स्फिंक्टर मसल्स का ओपनिंग ऐसा होता है कि वो पीछे वापस फूड नहीं जाएगा, इसलिए दिस partially digested food is taken into the small intestine by the help of sphincter muscles. also small amounts में आते हैं. ठीक है, ले तो small intestine it is the longest पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल. और इसको एक्सटेंसिव कॉइलिंग के से इसमें कॉम्पैक्ट किया हुआ है. छोटे से स्पेस में स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट, बट फिर भी एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से कॉम्पैक्ट किया हुआ है. ऑलराइट, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग्स में हो या हर्बीवोर्स में हो, कार्निवोर्स में हो, डिफरेंट साइजेस के होते हैं. जैसे कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज थोड़ा लंबा होता है क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स है और प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनको थोड़ा द साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लिटिल बिट लॉन्गर और एज कंपेयर टू कार्निवोर्स. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. अभी फूड जो आया था स्टमक से वो पार्शियली डाइजेस्टेड था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टेप जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैरी आउट होता है. ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें पैंक्रियास और लिवर से जो सिक्रीशंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिसीव करता है ताकि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड पॉसिबल हो सके. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्रीशंस फ्रॉम पैंक्रियास एंड लिवर, सो लेट अस टॉक अबाउट लिवर a little bit in detail. Liver is the largest gland in human beings. ठीक है, तो largest gland है और liver क्या करता है, produce bile juice. Okay, bile juice which helps in the digestion of फैट्स. ठीक है, लिवर फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो बाइल जूस सीक्रेट करता है जिससे फैट्स डाइजेस्ट होता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू पैंक्रियास.
ऑलराइट। और नाउ व्हाट आर पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हियर, दीज आर द पैंक्रियास। और पैंक्रियास भी बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, जिसमें वी हैव पैंक्रियाटिक जूसेस वेयर जो हम फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिन, फिर एमाइलेज, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, और पैंक्रियाटिक लाइपेज which helps in the digestion of fats. All of these juices, pancreatic juice और ये जो bile juice है, these are received by the small intestine, जो कि जिसमें complete absorption of food, complete digestion of food होता है. Alright. The food which is received from the stomach to the small intestine is acidic in nature. Acidic होता है, लेकिन हमें इसको alkaline बनाना होता है. Acidic होता है, but we need to make it alkaline so that the pancreatic enzymes can act. Okay, so that the pancreatic enzymes can act on the food. ठीक है, तो इसको पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एल्कलीन बनाना होता है, और एल्कलीन बनाने में कौन हेल्प करता है, बाइल जूस, राइट। बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर, जिसे हमने बोला था कि पहले वो फैट्स पे भी एक्ट करता है, और साथ ही साथ में ये जो बाइल जूस है जो एसिडिक नेचर ऑफ फूड है उसको एल्कलीन बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब जो इसमें जो फैट्स होता है, बाइल जूस कैसे एक्ट करता है फूड पे, बाइल जूस जो फैट्स पे है वो कैसे एक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो फैट्स होता है वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, ऑलराइट, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, जिस पे एंजाइम का एक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बाइल सॉल्ट्स है वो ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा रहता है। और इसके बाद जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।